हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट को पढ़ेंगे। इसमें पहला बिंदु आती है प्रकाश। अब प्रकाश के ही हमें परावर्तन पढ़ना, प्रकाश के अपवर्तन। पहले हम जाने प्रकाश है क्या। नील लाइट ऐसी विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए बात आई कि ऐसी विकिरण जो रेडियस जो किरणें आते हैं जो हमारी आँखों को संवेदित करती, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रेरित करती हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। क्योंकि प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। सपोज दैट आप देखिए कि एक अंधेरे कमरे में आप जाते हैं जहाँ पर उजाला नहीं होता है, आपके पास वही आँख है लेकिन आप उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और जब उजाला होता है, उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आप किसी भी वस्तु को आसानी से ढूंढ सकते हैं, पा लेते हैं। यानी समझिए कि जब प्रकाश नहीं है तो आप एक अंधे व्यक्ति के समान हैं, और जब प्रकाश है तभी हमारे नेत्र काम करेगी, तभी हम वस्तु को देख सकते हैं। एकदम सीधे से सिंपल सी परिभाषा लिखा गया है कि ऐसे विकिरण जो हमारे आँखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश से संबंधित हमने नोट ये लिखा है जो बार बार पूछ भी लेता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तथा इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है। दूसरा बिंदु है निर्वात में, यानी जहाँ वायु न हो, में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि इसे जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल बार बार पूछता है। उसके बाद से अगला बिंदु आप में मिलता है प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता। देखिए चित्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस चित्र दर्शा क्या रहा है। ये समझिए कि S1 और S2 दो लाइट है, दो टार्च जलाए गए हैं, और इन टार्च की जो लाइट्स है, S1 जो टार्च है उसकी लाइट L1 और S2 जो है उसकी लाइट L2 है। H से वह क्या करती है, निकलती है। तो ये बताया गया कि प्रकाश जो होता है एक दूसरे पर कैसे अनिर्भर है, एक दूसरे की निर्भरता नहीं है। तो आप देखिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु प्रकाशित होती है, चमकने लगती है। इस प्रकार जो किरणें होती है वस्तु पर एक विशेष प्रभाव डालती है, और वह वस्तु भी अपने ऊपर गिरने वाले कुछ किरणों को हमारी आंखों की ओर भेज देती है, जिसके फलस्वरूप हम वस्तु को आसानी से देखते हैं। यही कारण है कि वस्तु हमें दिखाई देती है। अब देखिए इस प्रकार से वस्तु भी प्रकाश किरणों को प्रभावित करती है, वस्तु भी प्रकाश किरण को प्रभावित करती है, और प्रकाश भी वस्तु को प्रभावित करती है, अर्थात तो दोनों पे प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। अब हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रकाश की किरणें भी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसे प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर तो प्रभावित करती हैं और वस्तु भी प्रकाश किरणों को प्रभावित करती है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो अब प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या प्रकाश जो होता है वह प्रकाश किरणें भी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती है। उसी का प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए कि S1 और S2 आपके दो प्रकाश स्रोत है, टार्च है, बैटरी है, जिससे चलने वाली या निकलने वाली जो किरणें हैं, एक छिद्र H है, H से होकर एक पर्दा लगाया गया है, XY जो आपका पर्दा है, इस पर्दे पर गिर रही है। अब स्रोत S1 व S2 के कारण पर्दे पर प्रकाश के धब्बे बने, L1 व L2 बने। टार्च जलाएंगे तो वहाँ धब्बा बनेगा ही एक स्पॉट, जैसे टार्च जहाँ जलाते लास्ट जहाँ छोड़ रहेगा वहाँ आपको एक सर्किल नुमा दिखाई देता है, यहाँ टार्च। अब यदि हम अब देखिए इसमें प्रैक्टिकली अब हम करते हैं कि अब यदि हम क्या करते हैं, अब यदि हम S2 को क्या कर दें कि बुझा दें, ये जो S2 बल्ब है इसको पल भर के लिए बुझा देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो स्रोत S1 है इससे जो निकलने वाली रेज है, जो किरणें हैं, वह
जो बने धब्बे L1 है, L1 की स्थिति, आकार तथा उसकी तीव्रता में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। हमने S2 को बंद कर दिया तो हमने देखा कि जो S1 से निकलने वाली जो किरण है उसकी जो स्थिति है, जो उसकी आकार है, उसकी तीव्रता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार S1 के जलने अथवा बूझने से S2 द्वारा बने धब्बे L2 की स्थिति, आकार अथवा तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह कि S1 के जलने से S2 पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल प्रभाव पड़ता था L1 पे, और इसको बुझा दिए तो इसका कोई भी प्रभाव आपका S1 पे नहीं पड़ता। अर्थात इससे ये सिद्ध हुआ कि दोनों एक दूसरे पर कभी भी निर्भर नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों स्रोत एक साथ जलने पर भी प्रत्येक स्रोत की किरणें छिद्र में से इस प्रकार गुजरती हैं कि जैसे दूसरे स्रोत की किरणें वहां पर उपस्थित ही ना हो। इस प्रकार जो प्रकाश की किरणें हैं वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, अर्थात ये परस्पर अनिर्भर होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश किरणों की परस्पर अनिर्भरता, कि एक दूसरे पर निर्भर होती है कि नहीं होती हैं। तो यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, अनिर्भर होती हैं। अब देखिए हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बिंदु है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अब तक जानते हैं कि लगभग सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरण किसी भी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, यानी पूरा का पूरा भाग नहीं, अधिकांश भाग, कुछ भाग तो प्रवेश कर लेता है। तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं, दोनों नियम आप याद कर लीजिएगा। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती है। आपतित किरण, ये चित्र भी आपको दिखाया गया है, ये आपतित किरण है जो आने वाली किरण है, और टकरा के जो निकल गई वह परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन ये जो बिंदु है पर ये जो अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। यह आपतन कोण है, यह वाला जो भाग है ये आपतन कोण है और ये आपका परावर्तन कोण है। अब बात आती है आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, यही तो कोण है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये देखिए, ये दोनों परिभाषा याद रखिएगा, दोनों नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होती है। अब देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रेज। अब देखिए कि आपतित किरण AB के संगत परावर्तित किरण BC, अभी चित्र भी नीचे है दिखाते हैं। इसके विपरीत यदि आपतित किरण CB हो तो इसके संगत परावर्तित किरण BA होगी, क्योंकि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। इस प्रकार आपतित तथा परावर्तित किरण सदैव उत्क्रमणीयता होती है। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिवर्सिबिलिटी को दर्शाया है कि AB, यानी ये इस चित्र के माध्यम से ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यह AB यदि इधर से आई है ये किरण तो यह आपतित किरण है। अगर ये किरण BC से यहाँ से भेज दिया जाए तो ये परावर्तन कोण न होके आपका
आपतन कोण हो जाएगा। यानी प्रकाश किरण जिधर से आएगी, अगर इधर से प्रकाश किरण आ रही है तो यह आपका आपतन कोण होगा, और जहां से टकरा के ऐसे निकलती है तो यह परावर्तन कोण। यानी रिवर्सिबिलिटी, सेम किरण वही है लेकिन अगर परिवर्तित कर दिया जाए, उसे दूसरे माध्यम से दूसरे दिशा से भेज दिया जाए तो उसके एंगल में भी परिवर्तन होता है। यानी वही रिवर्सिबिलिटी दर्शाया है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता को। अब देखिए हम जानेंगे इमेज, प्रतिबिंब। पूरा का पूरा आप जानते हैं कि जब हमें दर्पण पढ़ना है, लेंस पढ़ना, तो उसमें इमेज ही बनेगा, फोटो ही बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब होता क्या है कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपकी आकृति उस शीशे में बन जाती है। जो शीशे में आपकी आकृति बनी उस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। आर करके विज्ञान की भाषा में ये परिभाषा लिखी गई कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों परिभाषा है। अब प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब आप देखिए कि प्रतिबिंब दो प्रकार के आपको मिलेंगे। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यानी वही जब चलने वाली जो प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वास्तविक बनेगा, और केवल आभास होगा तो आभासी प्रतिबिंब। देखिए परिभाषा है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ नोट में इसको विशेष करके ध्यान देखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, केवल प्रतीत हो रही हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। ये ध्यान रहे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब बात आती है गोलीय दर्पण। जिस गोलीय दर्पण से उत्तल और अवतल आपके दर्पण बने हैं, गोलीय दर्पण आपके। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। लाल ऑक्साइड का पेंट शीशा कभी टूट जाए फूट जाए, देखिए पीछे एक लाल रंग की कलई की यूज होती है जो लाल ऑक्साइड की होती है। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल यानी देखिए दबा हुआ, अवतल, अवतल यानी दबा हुआ। ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए, उत्तल पहले ही ऊंचा दिख रहा है, उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए कि यह आपको दर्शाया गया कि अवतल दर्पण, जैसे मान लीजिए कि यह दर्पण का ये भाग ऐसे है और इसमें कलई आपका बाहर भाग से किया गया है, तो परावर्तन निश्चित रूप से दबे हुए तल से होगा। परावर्तन यहाँ से किरण आएगी, यहाँ से टकरा कर ऐसे जो भी यह निकलेगी, तो यह जब दबे हुए तल से होगा तो वह आपका अवतल दर्पण। यह जो लाइन है यह मुख्य अक्ष है, यह कलई किया गया भाग है, और यह आपका परावर्तक तल है जहाँ से टकराने के बाद से प्रकाश किरणें वापस आएंगी। उसके बाद से ये देखिए उत्तल दर्पण आपके लिए है। यह परावर्तक तल है, ये मुख्य अक्ष है,
और ये कलई किया गया भाग है। अब देखिए जब अंदर भाग में कलई किया गया तो परावर्तन तो हमेशा इस उभरे तल से होगा, और जब परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो वह दर्पण आपका उत्तल होता है, और जब परावर्तन आपका दबे हुए तल से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में से एक दो परिभाषा आना एकदम निश्चित है। देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहला आपका वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जिस गोले से इसको काट के निकाला गया है उस गोले का ये जो केंद्र होता है, ये जो सेंटर होता है, इसी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। इस गोले से ही भाग निकाला गया, तो जिस खोखले गोले का ये भाग होता है उत्तल या अवतल दर्पण, तो उसका जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, उस केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर दूसरा बिंदु है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए जो आपका दर्पण है, देखिए दर्पण का जो ध्रुव P है, दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र तक की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली परिभाषा है आपके ध्रुव। ध्रुव क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, ये जो दर्पण है आपका, ये इसका परावर्तक तल है, और परावर्तक तल का जो सेंटर होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसे ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके पास है मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए कितनी सिंपल परिभाषा। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को ये जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला परिभाषा है दर्पण के द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, आपका चित्र नीचे नहीं है, ऊपर है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये परावर्तक तल है, और परावर्तक तल ये जो पूरा का पूरा मान लीजिए ये परावर्तक तल है, ये दर्पण का जो परावर्तक तल है ना, दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है सेंटर से जो आएगा, दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे ऐसे दर्पण है आपका, और एक कलई की गई है, और इसका जो व्यास होगा उस व्यास को ही हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। ये यहाँ पे सेंटर से होके हमेशा आएगा, और ये पूरा भाग है, और ये पूरा कलई किया गया है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगली परिभाषा है आपकी मुख्य फोकस। इसका चित्र नीचे ही है। मुख्य फोकस, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एकदम ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, ये देखिए कि मुख्य अक्ष, यह आपका मुख्य अक्ष है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ प्रकाश किरणें गई। मुख्य अक्ष के समांतर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर गुजर रही हैं। यानी परावर्तन के फलस्वरूप जिस मुख्य फोकस F से होकर क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं, उसे ही हम दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं।
ये एफ जो है, और यहाँ पे तो वास्तव में मिलती है। और यहाँ पे देखिए कि वास्तव में नहीं, ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, डॉट डॉट से दर्शाया गया है। तो यह बिंदु आपका मुख्य फोकस है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें हैं और परावर्तन के फलस्वरूप ये ऐसे निकल जा रही हैं और वास्तव में ये लग रहा है कि मिलती हुई एफ पर प्रतीत हो रही हैं। तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। यह आपका अवतल दर्पण के लिए या आपका उत्तल दर्पण के लिए है। नोट में ये ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। यानी इनका उत्तल का फोकस हमेशा आभासी तथा अवतल का फोकस हमेशा वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में फोकस एफ दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। ये ध्यान रहे कि अवतल में दर्पण के सामने होगा जबकि उत्तल में दर्पण के पीछे होगा। इन नोट में जो चीजें दी गई है विशेष करके ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। जिस प्रकार आपने याद किया कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक उसी प्रकार दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए कि दर्पण के ध्रुव, ये P जो है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यह आपका फोकस तल दर्शाया गया है, यह आपका फोकस तल है। ये देखिए कि दर्पण के फोकस, ये देखिए फोकस F तथा P के तक की दूरी को, यानी मुख्य फोकस जो होती है दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। जो आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर r/2 होता है। आठवां बिंदु है फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल या रेखा को फोकस तल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब ये मुख्य फोकस F से गुजरेगा तो उसे फोकस तल कहेंगे, और जब यही आपका C से गुजरेगा तो इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। जब F से गुजरेगा यही लंबवत तो आपका फोकस तल हो जाएगा, जब C से गुजरेगा तो वही आपका दर्पण का द्वारक हो जाएगा। यानी मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को या रेखा को फोकस तल कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषा है तो इन परिभाषाओं को देखा। इसके आगे के बिंदुओं को हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।